हेलो एवरीवन। मैं हूं अशफाक अहमद और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हाउ यू कैन परस्यू योर हायर स्टडीज़ विद इन कंट्री भी और अब्रॉड भी। तो मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स और जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे डिस्कस करने के लिए ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने सेलेक्ट की हैं वो मैंने अपने सब्जेक्ट के हवाले से की हुई हैं, लेकिन दीज आर नॉट सब्जेक्ट वाइज्ड। तो दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट जनरल। लेकिन अगर मैं फ़िज़िक्स वालों को मुखातिब करूँगा तो इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ़ फ़िज़िक्स वालों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ। अ, वो पहले मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को जो मुझे नहीं जानते उनको थोड़ा मेरे बारे में पता भी चल जाए। और ये चीज़ बताने का एक मकसद ये भी होता है कि कुछ लोग किसी की प्रोफाइल को देख के मोटिवेट होते हैं, दोनों एस्पेक्ट से कि किसी ने कहा कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं की, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो दोनों ही पॉजिटिव थिंकिंग है। तो इस वजह से मैं अपनी प्रोफ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम इशफ़ाक अहमद है। और आप लोग शायद मेरे चैनल से अगर वाबस्ता हैं तो आप मुझे जानते होंगे कि मैं बाय प्रोफ़ेशन एक टीचर हूँ। मतलब मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से ही है, जो कि मैं आगे चल के अपनी प्रोफ़ाइल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 1993 से लेके 1997 तक है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल से है। और मैट्रिकुलेशन भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है, जो कि 1997 से लेके 2003 तक है। और इंटरमीडिएट जो मैंने, जिसे आप कॉलेज कह लें, पाकिस्तान में कॉलेज कहा जाता है, तो वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज रानीपुर से हासिल की है 2003 टू 2005। और उसके बाद मैंने बीएस फ़िज़िक्स स्टडी की, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर 2006 टू 2010। तो 2010 में जब मैं पास आउट हुआ तो मैं जो है वो अपने डिपार्टमेंट में पोजीशन होल्डर था, जिसकी बेसिस पे मुझे जो है सिल्वर मेडल जो है वो अवार्ड हुआ। और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंटल पोजीशन होती है उस पे सिल्वर मेडल अवार्ड करते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें डिपार्टमेंट पे भी गोल्ड मेडल जो है ना अवार्ड किया जाता है। तो उसके बाद मैंने एमएस जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी से की 2014 टू 2016। और अब मैं जो है पीएचडी कर रहा हूँ फ़िज़िक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया यूएसए, जो कि मैंने अगस्त 2020 से स्टार्ट की हुई है। तो होपफुली विद इन फ्यू ईयर्स इट विल बी कंप्लीटेड। तो मेरी जॉब पे आ जाते हैं कि मेरा प्रोफेशनल कैरियर क्या है। मेरा प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल इन 2010, जो कि मैंने 1 साल तक जो है उस स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद मैं लेक्चरर बन गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गम्बट में। और वो मैंने जॉब जो है कंटिन्यू की 2011 टू 2017। उसके बाद 2017 से मैं काम कर रहा हूँ एज ए लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो। और अभी तक मैं वहीं पे हूँ और लेक्चरर के फ़राइज़ जो है अंजाम दे रहा हूँ।
और कुछ चीज़ें मैंने अपने इस जर्नी में जो है ना अवेल नहीं की, जो जॉब से रिलेटेड भी हैं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी हैं कि मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी लेक्चरर ब्यूरो ऑफ करिकुलम की, तो 2011 में वो मैंने अवेल नहीं की। उसके बाद जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एक लेबॉरेटरी में मुझे जो है ना वो ऑफ़र हुई थी, लेकिन थ्रू टेस्ट, ऐसे नहीं कि ऑफ़र होने का मकसद ये है कि मुझे जो है ना किसी ने लेटर जो है ना हाथ में थमा दिया था कि आप जो है ना ये बन जाएँ, ऐसा नहीं है। थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद थे मेरी नज़र में, तो मैंने इन चीज़ों को छोड़ के उसको जो है ना ऑप्ट किया। तो साइंटिफिक ऑफिसर की अपॉर्च्युनिटी मैंने छोड़ दी 2013 में। लेक्चरर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीराबाद, ये मैं 2013 में मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी, लेकिन मैंने वो भी अवेल नहीं की। एचईसी की इंडिजिनस स्कॉलरशिप जो है मैं 2 बार छोड़ चुका हूँ, वो जॉब रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से 2012 में और 2018 में, क्योंकि दोनों बार ही मैं प्रोबेशन पे था और प्रोबेशन पे जो है लीव मिलना एक बड़ा मसला होता है, जिसकी बेसिस पे मैंने ये चीज़ नहीं की। तो ये मेरे बारे में कुछ चीज़ें थी कि मैं इस तरह से जो है ना एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ता हुआ मैं एक इस पॉइंट तक पहुँचा हूँ। अब आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इससे कम कर रहे हैं, आपको इस तरह से करना चाहिए, या आप इससे अच्छा कर रहे हैं तो आपको जो है ना और अच्छा फर्दर करना चाहिए, ताकि आप अपने जो गोल्स हैं, आप अपने जो एम्स हैं, उनको अचीव कर सकें। तो चलते हैं जिस बात पे हमने ये जो सेशन है वो रखा हुआ है, वो है हायर एजुकेशन ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी जो है ना चीज़ों को समराइज़ कर सकूँ। तो जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन थोड़ी आप लोगों के लिए जो है ना डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है। वो इस वजह से कि उसके लिए जो है ना आपको फंडिंग काफ़ी सारी चाहिए होती है। आपके खुद के अखराजात भी बढ़ जाते हैं और उसके साथ-साथ जो है, जो फ़ीस है वो भी बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए और दूसरी बात ये होती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। तो आप कुछ अर्न करने की बजाय अगर कुछ कहीं किसी यूनिवर्सिटी में दे रहे होंगे, तो ये आपके लिए एक काफ़ी जो है ना मुश्किल लम्हा होता है। तो जब भी आप ग्रेजुएशन करते हो, मीन्स अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करते हो, बीएस कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद जो है आप लोगों के पास जो है ना 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप उसके बाद जो है अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ स्टार्ट कर दें, मतलब कि आप जो है ना जॉब सिक्योर करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये होती है कि नहीं, आप जो है ना हायर एजुकेशन की तरफ आ जाएँ, आप अपनी स्टडीज़ को जो है फर्दर कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो है पूछते हैं कि सर आप इन दोनों में से कौन-सा प्रेफ़र करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको जो है अपनी तरफ से कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अपने बारे में ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके लिए कौन-सा दोनों में से बेहतर है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं, तो आप हायर एजुकेशन को जो है प्रेफ़र करें। अगर आप देखते हैं कि नहीं, मैं फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ, मुझे जो है कोई अच्छी जॉब चाहिए, तो आप जॉब के लिए पहले कोशिश कर लें, उसके बाद आप हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ में नहीं चला सकते, दोनों को साथ में चला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि दोनों नई चीज़ें एट अ टाइम करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स या दूसरे सारे स्टूडेंट्स किस तरह से, उनके लिए कौन-सी अच्छी जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उस पे फिर हम कभी जो है ना डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं हायर एजुकेशन पे, कि उनके लिए कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। हाँ, तो हायर एजुकेशन जब आप देखते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस बन जाते हैं। एक होता है कि आप विदिन द कंट्री अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और दूसरा ये हो जाता है कि आप जो है ना फ़ॉरेन से, किसी दूसरे मुल्क से डिग्री करना चाह रहे हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं।
इंडिजीनियस थोड़ा आसान इस वजह से है कि उसके लिए जो है आपको कोई ज़्यादा फंडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। डेफ़िनेटली अंडर ग्रेजुएट से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो अफ़ोर्डेबल ना हो। अफ़ोर्डेबल होती है, तकरीबन सभी अफ़ोर्ड कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल से ही सही, लेकिन कर सकते हैं। तो इंडिजीनियस के लिए कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है फ़िनांस के जो है ना एस्पेक्ट से। लेकिन स्टडीज़ तो बहरहाल वैसी ही हैं जैसी फ़ॉरेन में, वैसी आपको वहाँ पे करनी है, वो उतनी मेहनत आपको वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, लेकिन फ़ाइनेंशियली ये ईज़ी है। फ़ॉरेन में जो है फ़ाइनेंशियली आपके लिए बहुत जो है ना एक बड़ा मसला होता है अगर आप अपने पैसों के थ्रू जो है करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनके लिए बाहर किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ तो उनके लिए तो वो कुछ रुपए होंगे। लेकिन जैसा कि हमारी करेंसी का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ीस बन जाती है। तो जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से ले लें कि यूएस में अगर 1000 फ़ी है किसी यूनिवर्सिटी की पर मंथ, क्योंकि पर ईयर तो होना ये जो है ना मुमकिन ही नहीं है, पर मंथ है। तो इसका मकसद है ये पाकिस्तानी 1,60,000 के जो है ना ये तकरीबन बराबर बन रहा है। तो इसी तरह से अगर कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसकी 2000 पर मंथ है तो डेफ़िनेटली आप इस तरह से बढ़ाते जाएँ। तो ये 2000 या 1000 उस कंट्री में इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन हमारे लिए डेफ़िनेटली एक बड़ा इश्यू है। तो फ़ॉरेन की जो आप डिग्री है स्पेशली ग्रेजुएट, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको जो है फंडिंग अवेलेबल हो। अगर फंडिंग होगी तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं और वो फंडिंग स्कॉलरशिप के फ़ॉर्म में हो, वो किसी और फ़ॉर्म में हो, लेकिन उसी कंट्री से हो या किसी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन से हो जिसमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप जो है पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फंडिंग जो है ना बहुत बड़ा मसला है फ़ॉरेन की जो स्टडीज़ हैं उनके लिए। तो आपको पहले वो चीज़ जो है ना ढूँढनी होगी कि कहाँ से मैं अपनी स्टडीज़ को फ़ंड कर सकता हूँ। तो पहले मैं इंडिजीनियस जो आपकी हायर एजुकेशन है उस पे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि फंडेड आपकी हो। मतलब आपको अपने आप से पैसे जो है ना देने पड़ें, लेकिन फंडिंग के थ्रू आप विदिन पाकिस्तान ही अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकें। तो उसमें एक तो इंस्टीट्यूट है जीआई के, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, जो कि पेशावर में है। तो मैंने जैसा कि कहा था कि मैंने वो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढी हुई हैं जो कि फ़िज़िक्स वालों के लिए हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स के हिसाब से ये बता रहा हूँ, लेकिन कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं जिस तरह से कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इसमें हैं, लेकिन इसमें जो सोशल साइंसेस के या ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। उनके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन कुछ हैं जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक जो भी बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ-साथ फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स इस तरह के, उनके लिए सबके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो अपॉर्च्युनिटीज़ किस तरह से इसके अंदर आपको डिफरेंट जो है प्लान मिलते हैं, वो आपकी जो है प्रोफ़ाइल की बेसिस पे होते हैं। आपकी प्रोफ़ाइल अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको वहाँ पे ट्यूशन वेवर भी मिलता है और उसके साथ-साथ आपको अकोमोडेशन भी मिलती है और आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी वेव हो जाती हैं और उसके साथ-साथ आपको अबाउट 80,000 जो है वो पे भी करते हैं। आपकी स्टडीज़ भी फ्री हो गईं, उसके साथ-साथ आपको 80,000 पे भी किया जाता है, अगर आपकी प्रोफ़ाइल आप आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप गुड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके पास दूसरा प्लान है। वो दूसरा प्लान ये है कि आपकी ट्यूशन फ़ी वेव हो जाएगी, आपको रहने के लिए जगह भी मिलेगी और उसके साथ-साथ आपको 40,000 तक पे करेंगे। और अगर आप इससे नीचे आ जाएँ तो इससे नीचे एक और प्लान मौजूद है कि आपकी ट्यूशन वेव हो जाएगी
उसके साथ-साथ आपको अकोमोडेशन वगैरह मिल जाएगी, लेकिन आपको वो पे नहीं करेंगे। तो ये एक तरीक़ेकार है उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करने का, जिसमें फ़िज़िक्स के काफ़ी सारे बंदे जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के। तो इस तरह से जो है ना ये अपॉर्च्युनिटी आप अवेल कर सकते हैं। इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपकी सीजीपीए 3 से अबव होनी चाहिए बीएस के अंदर। बीएस के अंदर आपकी एमएस के लिए और एमएस के अंदर पीएचडी के लिए। तो जो जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि वो आपसे जो है टेस्ट माँगते हैं। जीआई के अपना टेस्ट भी कंडक्ट करता है। उसमें आपको जो है 70% मार्क्स जो हैं एटलीस्ट लेने होंगे। तब जाके आप उनके जो अ, एक ऐसा कह लें कि सिस्टम के लिए एलिजिबल होंगे। फिर ऐसा नहीं है कि आपने 70% मार्क्स टेस्ट में लिए और आप जो है ना, आपकी ये अपॉर्च्युनिटी कन्फर्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। वो अगर वहाँ पे 4 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप 7 बंदे हैं, तो आप फिर प्रोफ़ाइल में पहले 5 में आएँगे, तभी आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो ये ईज़ी एक मेथड है, उनकी आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। और दूसरा, अगर आप वो टेस्ट नहीं देना चाह रहे, अपने आप को पहले ही आप रखना चाह रहे हैं कि मैं आगे जाऊँ, दूसरों से जो है अपने आप को मुनफ़रिद रखूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एनटीएस की जो टेस्ट है, गेट, जर्नल, वो आप जो है क्वालिफ़ाई कर लें विथ मैक्सिमम परसेंटाइल, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि 60 मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे जितना आप आगे जाएँगे उतना जो है ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो आपके लिए एमएस के लिए रिक्वायर्ड है, और पीएचडी के लिए जो गेट सब्जेक्ट है वो रिक्वायर्ड है। ओके जी, तो ये इसके बाद जो अपॉर्च्युनिटी है वो है अ, जी अ, जो नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी है वो है लम्स लाहौर। तो वहाँ पे काफ़ी जो है ना ज़्यादा डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। बेसिक साइंसेज़ के डिपार्टमेंट्स भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं, बिज़नेस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, मतलब कंप्लीट जो है ना आपके लिए एक एनवायरनमेंट मौजूद है। और सारे डिपार्टमेंट्स में ही अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं, और उनको अवेल करने का तरीका ये है कि आप उनका जो लम्स का टेस्ट है वो आप क्वालिफ़ाई करें। लम्स का जो टेस्ट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। तो जो वर्बल है वो इंग्लिश टाइप का टेस्ट होता है, और जो सब्जेक्टिव होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो आपको दोनों ही क्वालिफ़ाई करने हैं। अगर आप एक क्वालिफ़ाई करते हैं, दूसरा क्वालिफ़ाई नहीं करते, तो आपको जो है ना ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल सकेगी। और दूसरा तरीक़ेकार इसके लिए ये भी है कि आप जो है इंटरनेशनल जीआरई जो है, वो एक जनरल जीआरई होती है, दूसरी सब्जेक्टिव, आपके पास दोनों होनी चाहिए। जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे ऊपर होनी चाहिए, तो आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो आपकी जो है ना टेस्ट स्कोर, आपका एकेडमिक स्कोर, उस सब पे डिपेंड करता है। इसमें मैं एक चीज़ जीआईके में भूल गया कि आपको ये अपॉर्च्युनिटी साल में 2 मर्तबा मिलती है। एक फ़ॉल के लिए, एक जो है स्प्रिंग के लिए। फ़ॉल के लिए जो एडवर्टाइज़मेंट वगैरह आती है वो अप्रैल में आती है, अप्रैल या मई में, और उसकी जो टेस्ट वगैरह होती है वो जून में होती है। डेडलाइन इसकी जो है ना मई के अंदर-अंदर होती है। और ये अपॉर्च्युनिटी जो आपके लिए आती है तकरीबन दिसंबर के अंदर, या उससे गालिबन पहले नवंबर के अंदर आती है, और आपको जो है ना टेस्ट वगैरह ये सारा प्रोसीजर जो है आपको फ़रवरी या मार्च के अंदर जो है कंप्लीट होना होता है। और ये प्यास इस्लामाबाद, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे नहीं हैं। साइंसेज़ के और इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। और वो स्कॉलरशिप जो है आपको किस तरह से मिलेगी, पहले उसके लिए प्री रिक्विज़िट क्या हैं? वो प्री रिक्विज़िट ये हैं कि आपको एक जो है टेस्ट पास करना होगा, जो कि प्यास का अपना टेस्ट होता है। उसमें सब्जेक्ट का पोर्शन होता है, और एक जो दूसरा जर्नल पोर्शन होता है। जर्नल में आपके लिए जो है
इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जो है कुछ कंप्यूटर के सवालात वगैरह होते हैं, और जो सब्जेक्ट का होता है वो प्योरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको जो है जब आप ये डिग्री कंप्लीट करते हो तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, कि वो जो है ना आपको जॉब ऑफ़र करते हैं आफ्टर 2 इयर्स। इसमें आपको क्या-क्या मिलता है, इसमें आपकी जो है सारी की सारी फ़ी ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ-साथ आपको स्टाइपेंड मिलता है 25 थाउज़ेंड पर मंथ। अब शायद बढ़ गया हो, 30,000 हो गया, लेकिन अराउंड अबाउट यही है, इतना आपको स्टाइपेंड मिलता है। और जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, स्पेशली फ़िज़िक्स वाले, तो उनको जो है जॉब ऑफ़र होती है तकरीबन जो है 1 लाख पे के साथ, और आफ्टर 2 ईयर्स सीनियरिटी उनका एक और स्केल बढ़ जाता है, तो वो और जो है ना बढ़ जाती है। और लम्स में जो आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है वो भी तकरीबन सेम जीआईके के बराबर ही है। वो तकरीबन जो है 70 टू 80,000 पर मंथ होता है, और सारी की सारी फ़ी भी जो है वो आपकी वेव हो जाती है। और जो लास्ट पे ऑप्शन है वो है एचईसी इंडिजिनस स्कॉलरशिप। इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें एचईसी का एक टेस्ट होता है, वो आपको पास करना होता है। मिनिमम जो नंबर्स उसमें बताए गए होते हैं, कभी वो 50 रख देते हैं, कभी 60 रख देते हैं, तो वो वेरी होता रहता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो 50 होता है। तो वो टेस्ट पास करना है और आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बस उसके थ्रू जो है आप ये अपॉर्च्युनिटी ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ़ क्या है कि आपको 25,000 मंथली मिलेंगे, और सारी की सारी फ़ी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी को एचईसी खुद पे करेगा। तो ये भी एक अपॉर्च्युनिटी आपके पास है। उसके बाद आ जाते हैं इंडिजिनस, जो नॉन फंडेड आप खुद की बेसिस पे करना चाहें, फिर भी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। वो ये है कि आप एडमिशन तो खुद से ले लें, लेकिन प्रोग्राम होता था, अब आई डोंट नो कि वो एचईसी ने कंटिन्यू किया है कि बंद कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर फ़ी रीइम्बर्समेंट प्रोग्राम। उसके थ्रू क्या होता था कि पहले आप फ़ीस तो सबमिट करते थे, लेकिन आपको जो है ना कुछ देर के बाद वो फ़ी रिटर्न हो जाती थी, सेम अमाउंट। तो जस्ट वो आपकी फ्री में जो है ना डिग्री आपकी होती थी, लेकिन आपके अपने एक्सपेंसेस जो हैं आपको ही बर्दाश्त करने होते थे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं कि सारी की सारी फ़ी नहीं तो उसका कुछ जो है ना और अमाउंट आप जो है आपको मिलता है रिटर्न होके। तो ये कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आप विद इन पाकिस्तान जो है ना अवेल कर सकते हैं। और भी कुछ होंगी, लेकिन मैंने जो सर्च की हैं उनके थ्रू जो है ना मुझे ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं। तो इन अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है ना उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर या जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको स्पेसिफिकली आंसर कर दूँगा। अब आ जाते हैं फ़ॉरेन के लिए और फंडेड जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो। सबसे पहले जो है फुलब्राइट स्कॉलरशिप। तो जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप है एक्चुअली ये जो यूएस गवर्नमेंट है वो आपको जो है ये स्कॉलरशिप देती है। इस स्कॉलरशिप में आपको स्टेट टू स्टेट या आप कह लें सिटी टू सिटी या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है स्टाइपेंड डिफरेंट होता है। किसी यूनिवर्सिटी में $2000 पर मंथ होता है, किसी में 2500 पर मंथ होता है। मतलब ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के। जहाँ पे अखराजात ज़्यादा हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे अखराजात कम है वहाँ पे आपको कम अमाउंट जो है ना मिल रही होगी, और कोई भी आपके ऊपर फ़ी पे करनी नहीं होती। इस स्कॉलरशिप का सबसे अच्छा काम ये है कि आपको जस्ट ये स्कॉलरशिप लेनी है, उसके बाद आपको एडमिशन का कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं है। सारे का सारा फुल ब्राइट जो कमीशन है, जिसे यूएसईएफपी कहते हैं, वो सारा काम उसने करना होता है, आपने नहीं करना। आपने स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए जो है ना कोशिशें करनी हैं। तो वो स्कॉलरशिप आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं? उस स्कॉलरशिप के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। एक चीज़ होती है कि आपने जीआरई जर्नल पास करना है।
जस्ट पास नहीं करना, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर लेना है। जितना आप अच्छा स्कोर लेंगे, उतने आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो फुलब्राइट आप इस तरह से उसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है, जीआरई जर्नल। जीआरई जर्नल हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि जीआरई एनटीएस लेता है, वो एनटीएस जीआरई नहीं लेता, वो गेट टेस्ट ले रहा होता है। ये जीआरई है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो ये ईटीएस लेता है, इंटरनेशनल है। फ़ीस की काफ़ी ज़्यादा है, $205 इसकी फ़ी है, जो अगर पाकिस्तानी करेंसी में आप चेंज करेंगे तो 35,000 तक आपको जो है ना फ़ी इसकी पड़ेगी। लेकिन आपको ये एक टेस्ट पास करनी है अच्छे स्कोर के साथ, इसमें अच्छा स्कोर लेना है, और दूसरी है आपके पास टॉयफल या आइल्स, इन दोनों में से एक रेकमेंडेड टॉयफल है तो आप वही कर लें। लेकिन अगर आपका जीआरई हो चुका है, आपका टॉयफल अभी नहीं हुआ, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टॉयफल के लिए जो है ना आपको बाद में भी टाइम मिल जाता है कि आप जो है ना दे सकते हैं। लेकिन जीआरई आपको हर सूरत में जो है देना होगी बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले आपको जीआरई देना होती है, और इसकी जो डेडलाइन होती है वो ये होती है कि 15th मई होती है एवरी ईयर। और ये एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जनवरी, फरवरी या मार्च के अंदर, तकरीबन अनाउंसमेंट हो जाती है कि आपको जो है ना अप्लाई किस डेट तक करना है, क्योंकि 15 कभी 16 होती है, तो वो सैटरडे संडे के हिसाब से थोड़ा एक आध डेट इधर उधर वेरी हो जाती है। तो ये बहुत ही हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसको आप अवेल करने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आप जो है ना अच्छी तरह से इसको हासिल कर सकते हैं। दूसरी है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। उनके लिए जो है रिकमेंडिंग बॉडीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। जो रिकमेंडिंग बॉडीज़ हैं वो जब मैंने सर्च किया था तो उसके मुताबिक जो है ना 5-6 रिकमेंडिंग बॉडीज़ पाकिस्तान के अंदर थीं। उनमें से एक हायर एजुकेशन कमीशन है, लम्स इस्लामाबाद है, इसी तरह से जो है लाहौर का एक और कॉलेज है। तो 4-5 हैं, लेकिन सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एचईसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई लम्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए रिकमेंडिंग बॉडी जो है ना वो लम्स है, लम्स लाहौर। और इसी तरह से जो है गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट है, वो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकता है वहाँ पे। तो जो एचईसी के थ्रू स्टूडेंट जाएँगे उनके लिए एक सिंपल प्रोसेस होता है कि उनको अप्लाई करना है एचईसी के पास भी, और उसके साथ-साथ जो है कॉमनवेल्थ कमीशन के पास भी। दोनों में आपने अप्लाई कर दिया है, एचईसी आपसे टेस्ट लेगा, और अगर आप उस टेस्ट में जो मिनिमम स्कोर है उससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स जितनी जो है रिकमेंडेशंस भेजनी है, उसमें आप आ जाते हैं तो आपको जो है ना रिकमेंडेशन के थ्रू एचईसी भेज देगा। अब आगे फिर आप दूसरे कॉन्टेस्ट में चले गए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में, कॉमनवेल्थ कमीशन के पास। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपका जो है ना स्कोर मैच होगा दूसरे कैंडिडेट्स के साथ। अगर आप वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जितने चाहिए उतने में आ जाते हैं, तो आपको जो है ना ये स्कॉलरशिप अवॉर्ड हो जाएँगी। इसके लिए थोड़ा-सा प्रोसेस डिफ़िकल्ट इस वजह से भी है कि इसमें आपको जो है अप्लाई करने के वक़्त, जब आप कॉमनवेल्थ के पास अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोफ़ेसर्स के नाम देने होते हैं, एट लीस्ट 1 का देना होता है, मैक्सिमम आप 3 के दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका सारा प्रोसेस हो गया, आप एचईसी से रिकमेंड हो गए, आप कॉमनवेल्थ भी आपको जो है ना, आपकी प्रोफ़ाइल इतनी अच्छी है कि आप समझते हैं कि कॉमनवेल्थ के पास मैं हो जाऊँगा, लेकिन आपके प्रोफ़ेसर ने आपकी प्रोफ़ाइल पे कमेंट्स नहीं दिए, जिसका नाम आपने दिया था, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपको स्कॉलरशिप अवॉर्ड नहीं होगी। तो इस वजह से जो है उसके लिए आप कोई प्रोफ़ेसर भी ढूँढ के रखें, और ये आप जो है ना यूके के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी प्रोफ़ेसर से रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप उसकी ईमेल देंगे, उसको लिंक जाएगा, और वो उस लिंक के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है उस पे
कमेंट्स करेगा कि हाँ, भई ठीक है, ये बंदा मुझे चाहिए या इस तरह से कुछ भी। अच्छा जी, उसके बाद है हांगकांग पीएचडी फेलोशिप। कॉमनवेल्थ की जो डेडलाइन होती है तकरीबन जो है वो अगस्त से लेके सितंबर दिसंबर तक, ये जो है ना उसका एक पीरियड है। कभी कोई एक आध माह पहले आ जाती है, कभी बाद में आ जाती है, लेकिन अगस्त से लेके सितंबर तक का टाइम, दिसंबर तक के टाइम के अंदर अंदर ये स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल होती है। और हांगकांग पीएचडी फेलोशिप ये जो है अनाउंस हो जाती है अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में, और सितंबर में इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती हैं या 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती हैं, और 1 दिसंबर तक जो है ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पे करने वाली स्कॉलरशिप है आपके पास। अ, फेलोशिप आप कह लें इसे। तो इसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना होता, आपकी फ़ी सारी की सारी, आपका खाना-पीना, और उसके साथ-साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो स्टाइपेंड आपका तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी 2 से ढाई लाख के करीब होता है, जो कि आपको जो है ना हांगकांग गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन इसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफ़ेसर के पास एडमिशन ले लें, या एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास जो है ना जीआरई, टॉएफल या आईएलटीएस, इनमें से अगर कुछ भी है तो वो आपके लिए पॉज़िटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास किसी भी प्रोफ़ेसर का एक्सेप्टेंस या एडमिशन नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जीआरई नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएँगे। तो जीआरई होना आपके पास जो है ना, वो इसके लिए भी एक कह लें कि प्लस पॉइंट है। आईएलटीएस, टॉफल है तो वो भी प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई उसके बगैर कर सकते हैं। लेकिन प्रोफ़ेसर की एक्सेप्टेंस के सिवा आप अप्लाई नहीं कर सकते। कास्ट आवास स्कॉलरशिप है, ये तकरीबन इसकी डेडलाइन होती है 31st ऑफ मई, सॉरी 31st ऑफ मार्च। तो 31st ऑफ मार्च इसकी डेडलाइन है। ये तकरीबन जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं एप्लीकेशंस, या गालिबन दिसंबर की 15 से। और ये हाईली पेड है, 7000 जो युआन है वो ये स्कॉलरशिप पे करती है आपको। तो इसके लिए आप जो आपके पास जो अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाइना के अंदर जो है सारी की सारी हैं, या आपको रेकमेंड ये करते हैं कि आप चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस में अप्लाई करें। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के अंडर में जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। इवन दूसरी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा जो है ना आपका प्रोफ़ाइल या आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जितनी कि चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के लिए। तो ये एक बेहतरीन स्कॉलरशिप है, इसके लिए कोई आपको जीआरई की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको टॉफल की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी प्रोफ़ाइल, आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए, आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ-साथ जो है आपको किसी प्रोफ़ेसर की तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स है, ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, और ये स्कॉलरशिप तकरीबन जो है मार्च में एंड होती है। इसके लिए भी आपको जो होस्ट यूनिवर्सिटी है या होस्ट इंस्टीट्यूशन है, उससे रिकमेंडेशन मिलना चाहिए। आपके पास आईएलटीएस होनी चाहिए या टॉफल होनी चाहिए, अच्छा स्कोर। जैसा कि आईएलटीएस में आपके पास 6.5 है या उससे ऊपर है तो आप जो है एलिजिबल हैं। टॉफल आपके पास जो है 79 या प्लस है तो आप उसके लिए जो है एलिजिबल हैं। जीआरई की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आपको लैंग्वेज टेस्ट और उसके साथ-साथ आपको जो प्रोफ़ेसर की एक्सेप्टेंस है वो चाहिए होती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें आप बगैर एक्सेप्टेंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्सेप्टेंस होने के साथ-साथ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कोई आईएलटीएस, टॉफल या जीआरई की ज़रूरत नहीं है। इसकी डेडलाइन भी यूजुअली फ़रवरी के एंड में या मार्च के एंड में होती है, और दिसंबर से जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तकरीबन 3500 युआन, डॉलर नहीं, 3500 युआन जो है वो पे करते हैं पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, और 3000 या 2500
मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए। कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जो कि आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के कंपैरेबल ही एक अमाउंट पे करते हैं, जो कि उनकी करेंसी में तो मिलियन में होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो तकरीबन जो है ऐसे ही समझ लें कि 2-2.5 लाख के करीब जो है ना पर मंथ बनती है। और इसके लिए भी आपको कोरियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है, या एटलीस्ट प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, उसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ आपको अगर आपके पास टॉयफल या आइल्स है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। स्पेशली उस केस में जब आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम हो। अगर कोरियन टॉट प्रोग्राम है तो फिर वो आपको कोरियन लैंग्वेज वहाँ पे सिखाएँगे। अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है आपके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह हो यूनिवर्सिटी से या फिर लैंग्वेज टेस्ट हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप। तो सऊदी अरेबिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस वक्त सेम ही एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं जो कि यूएसए में है। और वहाँ पे आपको जो है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, जो कि आपको तकरीबन 1000 के करीब जो है सऊदी दिनार आपको स्टाइपेंड भी देंगे, और उसके साथ-साथ आपके लिए जो फ़ी है वो भी सारे का सारा वेवर, इस तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन डिफरेंट होती हैं, क्योंकि कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, जिस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या कोरियन गवर्नमेंट या जो भी ऊपर हम स्कॉलरशिप्स बता चुके हैं, वो इसमें एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के सिस्टम के मुताबिक आपको अप्लाई करना होगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आपको उसकी वेबसाइट से मिलेगी। और एक और स्कॉलरशिप मुझे अब ज़हन में आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की, वो है मेक्स्ट मेक्स्ट जापान। तो वो साल में 2 मर्तबा आती है, एक आती है तकरीबन मार्च में, जो कि आपकी जो डेडलाइन वगैरह और सारे का सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है मई तक। ये फॉल के लिए होती है, मतलब आपको अगस्त में जाना होता है। दूसरी आपके लिए आती है तकरीबन जो है नवंबर में, तो वो आपको फरवरी में ज्वाइन करना होता है। तो वो स्कॉलरशिप भी बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, लेकिन उसके लिए भी आपको किसी जापानीज़ इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन या एटलीस्ट जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो होना चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। और जो एचईसी की तरफ से, ये बाहर ममालिक की तरफ से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मैंने वो डिस्कस की हैं। तो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान भी अपने स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए जो है ना मौक़े फराहम कर रहा है। उसमें कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं? ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, जो कि एक पर्टिकुलरली फैकल्टी के लिए होती है, दूसरी इन जनरल भी होती है। जो फैकल्टी के लिए होती है, जब भी वो आती है तो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे अप्लाई नहीं कर सकते। और जो कॉमन आती है, उसमें जो है ना यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मोस्टली आती है 7 या 8 ममालिक के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, चाइना, यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये ममालिक जो है ना जिसमें शामिल होते हैं। तो इन ममालिक में से किसी में भी आपको एडमिशन लेनी होती है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो। पहले एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लास्ट टाइम, इसका कोई फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर नहीं है, कभी 1 साल के बाद भी आ जाती है, कभी 2 साल के बाद, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो आई थी उसमें ये था कि जो भी कैंडिडेट थे उनको एटलीस्ट 70% मार्क्स लेने थे, जो एचईसी का टेस्ट था, हैट टेस्ट, उसके अंदर 70% या अबव मार्क्स लेने थे। तो ये स्कॉलरशिप जो है ना इस हिसाब से फिर बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। दूसरी है यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर।
ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। ये स्कॉलरशिप हासिल करना जिस तरह से मैंने फुलब्राइट का बताया, इसी तरह से आसान है। सिर्फ़ आपको 2 से 3 चीज़ों पे फ़ोकस रखना होगा। एक आपका जीआरई और दूसरा आपका टॉयफल। और तीसरा इसमें वो जो इंक्लूड हो जाता है वो ये है कि आपको जो है ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी चाहिए होता है। फुलब्राइट में और इसमें ये फ़र्क है सिर्फ़ और सिर्फ़ कि इसमें आपको जो है जीआरई और टॉयफल देना है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इंटरव्यू देना है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन इसमें एक एडिशनल बात है कि आपको जीआरई होना चाहिए, आपके पास जो है टॉयफल होना चाहिए और उसके बाद आपको यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी खुद से लेना है। लेकिन फुलब्राइट में क्या होता है कि वो एडमिशन खुद से लेके देते हैं, आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका स्टाइपेंड थोड़ा-सा फुलब्राइट से कम है, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन कुछ कम है, तकरीबन $1500 के करीब जो है आपको पर मंथ मिलते हैं। और कुछ और अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं लेकिन मैंने यही जो है ना अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे तलाश करके जो है ना डिज़ाइन की हुई हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ के रिक्वायरमेंट जो हैं फंडिंग के लिए क्या होती हैं। तकरीबन मैं हर जो स्कॉलरशिप है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बताता गया हूँ। लेकिन जो ख़ास तौर पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं जिस तरह से आप यूएसए में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है ना ख़ास तौर पे रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट कुछ जो हमने अपॉर्च्युनिटीज़ डिस्कस की उनमें कोई भी टेस्ट नहीं चाहिए, कुछ में जीआरई चाहिए, कुछ में आईएलटीएस और टॉफल चाहिए, कुछ में ये दोनों चाहिए। तो ये चीज़ें आपको जो है ना देखनी है अपनी यूनिवर्सिटी या अपनी कंट्री के हिसाब से कि आप कौन से कंट्री में जाना चाह रहे हैं और कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इन तीनों में से कोई एक या इन तीनों में से कोई 2 जो है ना आपके ऊपर लागू होंगी। अ, टॉफल या आइल्स ये तो लैंग्वेज की टेस्ट है, आपको जस्ट जो है अपनी इंग्लिश शो करनी होगी कि मैं इंग्लिश समझता हूँ और उसके साथ-साथ जो है मैं इंग्लिश जो है वो पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और जीआरई जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड है कहाँ-कहाँ पे यूएस कॉरिडोर स्कॉलरशिप के लिए मस्ट है, फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है और उसके साथ-साथ अगर आप यूएस में डायरेक्ट एडमिशन चाह रहे हैं क्योंकि अगर आप ये दोनों स्कॉलरशिप नहीं ले रहे और यूएस में आना चाह रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी भी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे भी आपको फंडिंग मिल सकती है। तो इन तीनों के लिए जीआरई मस्ट है। तो जीआरई एक टेस्ट है जिसका सिस्टम एक काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा और जीआरई जो है उसके ऊपर कोई फिर हम सेशन रख लेंगे जिसमें हम जीआरई को डिस्कस कर लेंगे स्पेसिफिकली। तो जीआरई क्या है? जीआरई एक टेस्ट है जो कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक उसका हिस्सा जो है वो है एनालिटिकल राइटिंग। उसमें आपको लिख के बताना है कि आपकी जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो किस तरह से हैं। ये 2 ऐसे आपको इसमें लिखने होते हैं और दोनों ऐसे के लिए इंडिविजुअली 30-30 मिनट्स होते हैं और हर ऐसे की जो मार्किंग होती है वो 0 से लेके 6 तक होती है। तो वो मार्किंग होती कैसे है या आप लेंगे 0 या लेंगे 0.5 या लेंगे 1 या लेंगे 1.5 या 2 या 2.5 इस तरह से। आप 1.3 नहीं ले सकते, आप 2.5 ले सकते हैं, 2.6 नहीं ले सकते। तो इस तरह से आपकी मार्किंग जो है 5 का 0.5 का इंक्रीमेंट होगा, हाफ का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है जी? तो ये इसका पहला पार्ट है, जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, चाहिए होता है लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। दूसरा पार्ट है वर्बल का, वर्बल तकरीबन जो है वो आपकी जो लैंग्वेज स्किल है उसको, उसकी रीडिंग को, उसकी कॉम्प्रिहेंशन को, अ, उसकी वोकैब्युलरी को, ये सारी चीज़ें टेस्ट करता है। तो उसके 2 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं। मल्टीपल टाइप इसलिए कह रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस टाइप के उसमें कोई एक क्वेश्चन एक आंसर भी ठीक हो सकता है, कोई 2 भी ठीक हो सकते हैं, कोई भी ठीक नहीं हो सकता। मतलब ये वेरी करता रहता है ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो लेकिन उसके ऑप्शंस आपको मौजूद होते हैं और हर सेक्शन के लिए 30 मिनट्स हैं। और इसकी मार्किंग जो है
130 से लेके 170 तक होती है। मतलब अगर आपने एक भी सवाल दुरुस्त नहीं किया तो आपके 130 फिर भी मार्क्स आएंगे। 130 आपके इस सेक्शन में मार्क आने ही आने हैं, इससे कम आप नहीं जा सकते। ऐसा समझ लें कि ये आपका ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। दो सेक्शन में 20-20 सवाल 40, तो 130 में 40 ऐड कर दें तो आपके पास बनते हैं 170। मीन्स आपके पास जो है वो 130 ज़ीरो के इक्विवेलेंट है। ऐसा ना समझिए कि 130 आ गया बहुत है, 130 आपका ज़ीरो के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से स्कोरिंग स्टार्ट हो रही है और इसमें इंक्रीमेंट है 1, या आप कहेंगे 130 या 131 या 132, 135, 130, 140, 150, इस तरह से आ सकते हैं। 140.5 नहीं आ सकते, तो 1 की इंक्रीमेंट होगी इसमें। क्वांटिटेटिव असल में मैथमेटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम स्किल्स को जो है आपको टैकल करना होता है। इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में 20 सवाल होते हैं और टाइम होता है हर सेक्शन के लिए 35 मिनट्स। और इसका स्कोरिंग क्राइटेरिया सेम है, 130 से लेके 170 तक 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये टेस्ट जो है ना आपके लिए कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें अगर आप 300 प्लस जाते हैं तो ये आपका अच्छा स्कोर, बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आप ऐसा कह लें कि अबव द एवरेज हो जाएगा अगर आप 300 से ऊपर जाते हैं। 300 एवरेज स्कोर तकरीबन कहलाता है जीआरई का। तो आपका अच्छा स्कोर 300 से अबव जो भी है वो अच्छा है, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 340 में से 340 भी ले लेते हैं, 338 भी ले लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं करने की कोशिश करें। इसका मैं आप को ड्यूरेशन बता दूं। ड्यूरेशन, जो टेस्ट का ड्यूरेशन होता है 4.5 घंटे की टेस्ट होती है विदाउट ब्रेक। आप एक ब्रेक ले सकते हैं 10 मिनट का। 10 मिनट का आप जो है ना एक ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अगर वो आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन 4.5 घंटे आपको जो है ना टेस्ट के अंदर होना होता है और टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, पेपर बेस्ड नहीं होता। ओके जी, अब देखते हैं कि टेस्ट में आपका जो स्कोर है वो किस तरह से बन सकता है। जो भी ये टेस्ट है उसमें जो राइटिंग सेक्शन है वो तो राइटिंग के थ्रू ही आपको असेस किया जाएगा। लेकिन जो क्वांटिटेटिव और वर्बल हैं उसको आप जो है ना एमसीक्यूज के थ्रू देते हैं तो वो आपका उसी वक्त स्कोर आ जाता है। तो जब भी आपको क्वांटिटेटिव पार्ट मिले या आपको मिले वर्बल पार्ट, आपको पहले मीडियम पार्ट, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल होता है, एक होता है इजी, दूसरा होता है मीडियम, तीसरा होता है डिफिकल्ट। मोस्ट डिफिकल्ट भी होता है लेकिन हम बेसिकली 3 को ही ले रहे हैं। और ये मैं एक जो स्टेटिस्टिक्स है, टोटल की स्टेटिस्टिक्स बहुत सारे कैंडिडेट जो जीआरई में अपीयर हुए हैं उसकी बेसिस पे आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो मीडियम, जो भी पहले आपको पार्ट मिलेगा वो मीडियम मिलेगा, मतलब उसकी डिफिकल्टी बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा, बहुत इजी भी नहीं होगा, मीडियम होगा। जब आप मीडियम में 8 से कम सही आंसर देंगे, मतलब पार्ट में कितने 20 में से आपने 7 करेक्ट आंसर दिए, 13 गलत हो गए, या आपने 6 सही दिए या 5 सही दिए, कितने भी सही दिए लेकिन 8 से कम, तो नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा इजी। नेक्स्ट पार्ट आपको इजी मिल जाएगा। और इजी तो मिल गया जब आपने 8 से कम दिए। और अगर आपने 8 या 8 से ज़्यादा दिए लेकिन 14 से कम सही दिए, मतलब आपने 13 ठीक आंसर दिए, 12 ठीक आंसर दिए, या 10 या 9 या 8, तो उस कंडीशन में आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम ही आएगा। नेक्स्ट 2 सेक्शन होते हैं ना, एक सेक्शन आपका मीडियम था, आपने 8 से कम दुरुस्त जवाब दिए, आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा ईज़ी। और अगर आपने 8 से ज़्यादा, 8 या 8 से ज़्यादा दिए और 14 से कम दिए तो आपको मीडियम मिलेगा नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने 14 से ज़्यादा दिए, 14 या उससे ज़्यादा करेक्ट आंसर दिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा डिफ़िकल्ट, हार्ड, हार्ड पार्ट मिलेगा। तो अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हमें तो 8 से कम से ही देने हैं क्योंकि नेक्स्ट ईजी मिले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना। आपने कोशिश करनी है कि
कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें आएँ, हार्ड में आएँ, ठीक है ना? तो आप मीडियम से जितने ज़्यादा दुरुस्त सही आंसर ठीक आंसर देंगे, उतना आपका इसमें आने के चांसेस ज़्यादा है। वो क्यों? वो आप इस स्कोर से जो है ना अंदाज़ा लगा सकेंगे। अब जब आप मीडियम से ईज़ी में जाते हैं, तो आपको पेनल्टी पे करनी होती है। आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, 100% श्योर है कि पेनल्टी लगती है। आपके 3 या 4 मार्क्स कट जाते हैं। 3 मार्क्स कटेंगे या 4 मार्क्स कटेंगे, ठीक है? वो आपको बता के नहीं काटेंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि वो मार्क्स कटेंगे। कब? जब आप मीडियम टू ईज़ी जाएँगे, मतलब पहले पार्ट में आपने 8 से कम सही जवाब दिए, तो पेनल्टी लगेगी। कितने की पेनल्टी लगेगी? 3 से 4 की। ये मैं आपको कंप्लीटली समझाता हूँ कैसे। और अगर आपने मीडियम से मीडियम में आए, तो आपको बोनस मिलेगा। ये बोनस 1 या 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, लेकिन 3 का रेयरली होता है, लेकिन फिर भी बोनस होता है, 1, 2 या 3 कह लें। अगर आप मीडियम से हार्ड में आ रहे हैं, तो आपको और बोनस मिलता है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इतने मार्क्स का आपको जो है ना बोनस मिलता है, बोनस। जो मार्क्स आप लेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उस पे ये मार्क्स आपको बोनस मिलती है। मतलब जैसे गेम्स में नहीं होता, ये गेम्स टाइप की जो है ना एक टेस्ट है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। अब आप देखें, सेक्शन 1 में आपने सपोज ठीक किए 6 सवाल, ठीक है? और सेक्शन 2 में आपने किए 9 सवाल, ठीक, और टोटल हो गए 15। तो मतलब आप इस पार्ट में हैं, ठीक है? इसमें आपने 6 किए, इसमें आपने 9 कर दिए, ठीक। जब आपने 9 किए, 9 और 6 15 हो गए। आप समझ रहे हैं कि 130 ज़ीरो है, और मैंने 15 इसमें ऐड कर दिए हैं, मतलब 145। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा 145 स्कोर होगा, ठीक है? लेकिन 145 नहीं होगा। उस पे आ जाते हैं कि वो क्यों नहीं होगा। वो ये 2 सेक्शन मैंने जल्दी में यहाँ पे लगा दिए कि दूसरा दूसरा कोई तरीका ऐसा करते हैं कि आपने पहले सेक्शन में किए 10 सवाल सही, और दूसरा सेक्शन जैसा कि थोड़ा हार्ड था, आपने किए 5 सवाल ठीक। ठीक है? फिर भी कितने हो गए? 10 और 5 15, मतलब आप इस लाइन में हैं। 10 और 5 15। 15 सवाल ठीक किए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 145। तीसरा ये है कि आपने पहले सेक्शन में किए 14 ठीक, दूसरा बहुत हार्ड है, तो डेफिनिटली कम होंगे। आपने 1 सवाल ठीक किया, तो टोटल कितने हो गए? 15। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 145 आएँगे। तीनों बंदे जो कि इस सिस्टम के थ्रू आया, वो भी कह रहा है कि 145 आएँगे, ये भी कह रहा है 145, ये भी कह रहा है 145, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो ये पहला पार्ट है, इसमें 141, इसमें 141 या 142 इस तरह से जो है ना आपके मार्क्स आएँगे। वो क्यों? वो इस वजह से कि इस पे पेनल्टी है। हमने पहले पार्ट में बहुत कम मार्क्स लिए हैं। पहले पार्ट में कम लिए हैं, तो 3 या 4 की पेनल्टी होगी। 4 की पेनल्टी 141, 3 की पेनल्टी 142, तो आपका ये स्कोर आएगा। इसमें आप सोच रहे थे 145 आएँगे, लेकिन आपका स्कोर कितना आ गया? 147 आ गया। क्यों? 2 क्यों बढ़ गया? 15 ठीक थे, तो वो आपको 2 बोनस मिला इसमें। इसमें आपको बोनस मिल रहा है, ठीक है? क्यों? आप मीडियम से मीडियम में रहे हैं। अगर आप मीडियम से हार्ड में आ रहे हैं, आप 145 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको 148 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मकसद है डिफ़िकल्टी लेवल जितना आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना ही आपके स्कोर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये ना समझें कि आपके 10 सवाल ठीक हैं, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आपके 10 सवाल ठीक हैं, आपको 10 भी मिल सकती हैं, आपको 11 भी मिल सकती हैं, आपको जो है वो 5-6 भी मिल सकती हैं। वो क्यों? वो इस वजह से कि अगर आपने पहले सेक्शन में 1 ठीक किया, दूसरे सेक्शन में 9 ठीक किए, तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने पहले सेक्शन में 9 कर दिए, दूसरे में 1 किया, तो आपको
10 से ज़्यादा मिलेंगी। पहले में आपने 10 कर दिए, दूसरे में 1 भी ठीक नहीं किया, तो भी आपको जो है ज़्यादा स्कोर मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर है जो है ना जीआरई का। तो आपको कोशिश करके जो है ना इसके स्ट्रक्चर को पहले समझना है, फिर आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना है। आपने इसके पार्ट्स को जो है ना स्टडी करना है। तो ये सारे की सारी डिस्कशन थी हमारी आपकी हायर एजुकेशन के लिए। तो ये मैंने कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। डेफिनेटली जो मेहनत ज़्यादा करता है वो टैलेंटेड बंदे को भी जो है ना पीछे छोड़ सकता है। तो मेहनत रिक्वायर्ड है आपके लिए। देयर इज़ नो मैजिक टू अचीवमेंट्स, इट्स रियली अबाउट हार्ड वर्क, चॉइसेस एंड परसिस्टेंस। तो कोई मुआवजा नहीं होता किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कि कोई बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहा है, हार्वर्ड में या एमआईटी में जा रहा है या ऑक्सफोर्ड में जा रहा है, तो कोई उसको गैबी ताकत उठा के वहाँ पे नहीं बिठा रही। उसकी मेहनत है, उसका टैलेंट है। लेकिन अगर आप मेहनत ज़्यादा थोड़ी करना शुरू कर देंगे तो आप टैलेंटेड बंदे को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो आपके पास हार्ड वर्क होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए और आपके पास ना ख़त्म होने वाली जद्दोजहद होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस सारे सेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मैं यहाँ पे आपके लिए ईमेल टाइप करता हूँ। आप उस ईमेल के अंदर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप मुझे ईमेल करें या आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट में डिस्कस करें। और अगर आपको ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लगता है कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, और उसे मोटिवेट करें कि वो भी जो है ना कोशिश करके आगे बढ़ने की जो है अपने अंदर एक जस्तजू पैदा करें। तो ये मेरी ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल। आप इस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैं कहूँगा कि आप कमेंट्स में अगर डिस्कस करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सो गुड लक टू यू ऑल और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।